जहां तक गोलियां चल पियां काली माता मंदिर के कोल पुलिस ने हवाई फायर किए। SSP पटियाला मौके ते दोए पासे इट्टा रोड़े काली माता मंदिर दे विच जिहड़ी भंन तोड़ की गई है। नमस्कार दोस्तों, एक हम सब के लिए बहुत अधिक चिंता की विषय है। ये इतना ज्यादा चिंताजनक है कि क्योंकि इतनी बड़ी अशांतियों की तैयारी चल रही है पूरे देश में और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जातियों और धर्मों में, इसको लेकर के पूरा जैसे कहेंगे कि इंटरनेशनली, नेशनली जो भी कुछ है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा। इसकी आप देखिए, कहीं पर धर्म के नाम पर आतंकवाद पनपाने की कोशिश की जा रही, कहीं जात के नाम पर करने की कोशिश की जा रही, और ये लगातार चल रहा है। और इसको वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम दल इसी के सहारे चुनाव जीतते दिखाई देते हैं। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। बड़ी मुश्किलों से हमने पंजाब में शांति स्थापित की थी। आपको याद होगा 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में 1978 में बब्बर खालसा नाम का एक संगठन बना और उसने आतंकवादी गतिविधियां शुरू की और इतनी बढ़ गई कि उन्हें शांत करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, जो फिर प्रधानमंत्री बनी 1980 के बाद, उन्हें ब्लू स्टार करना पड़ा। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में को लेकर के उनको बहुत ज्यादा सिख कौम का गुस्सा जो है देखना पड़ा और सब कुछ रहा। और उसके चंद महीनों बाद ही उनके सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी, आपको याद होगा। वो देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने इससे कोई समझौता नहीं किया। उनके पुत्र राजीव गांधी बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की, कड़े कदम उठाए और नतीजतन आतंकवाद खत्म भी हुआ। लेकिन उस आतंकवाद ने हमारा एक प्रधानमंत्री खा लिया, हमारे एक मुख्यमंत्री को खा लिया, सैकड़ों हजारों अफसरों और दूसरे लोगों को खा लिया और लाखों लोगों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। आप समझिए, इतना गंभीर मामला है। अब मैं इसकी जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजहें आज खड़ी हैं देश में, और इस पर हमारी केंद्र सरकार तनिक भी चिंता नहीं कर रही है। और जो संबंधित राज्यों की राज्य सरकारें हैं वो उनके साथ में मिलकर के, उन फिरका परस्तों के साथ में, कट्टरपंथियों के साथ मिलकर के सरकारें चला रहे हैं। इस बात को समझना होगा। इसी को लेकर के एक बात बताऊं कि आज अकाल तख्त के जत्थेदार, उन्होंने कल अकाल तख्त के जत्थेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह, वो बोले हर सिख को लाइसेंसी मॉडर्न जो आधुनिक हथियार है वो रखने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक संदेश जारी किया। और जत्थेदार की स्थिति यह है कि यदि सिख धर्म को जो कोई जानता है वो जानता है कि जो अकाल तख्त का वो होता है, जत्थेदार होता है, उसकी आवाज को गुरु की आवाज के तौर पे माना जाता है और वो गुरु की गद्दी होती है। तो आप समझिए, उन्होंने कहा कि सिख धर्म के हर व्यक्ति को हथियार रखना चाहिए। उन्होंने मीरी पारी के संस्थापक गुरु हरगोविंद सिंह के गुरुता गद्दी दिवस पर संगत के नाम जारी संदेश में यह बात कही। जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने 4 युद्ध लड़े और चारों ही जीते। अब वक्त आ गया है कि सिख बाणी पढ़कर, समझिए आप, सिख बाणी पढ़कर जो है बलवान हो और हर शस्त्रधारी सिख बने। उन्होंने कहा कि गुरु हरगोविंद सिंह का मीरी पारी का संदेश आज भी कारगर है और उन्होंने सिखों को नवीनतम तकनीक के गतका, तलवारबाजी, तीरंदाजी के अभ्यास के साथ साथ गुरुओं का नाम जपते हुए दूसरे और आधुनिक हथियारों को चलाना और उनको सीखना चाहिए और उनके लाइसेंस लेकर के अधिक से अधिक असलहे जमा करने चाहिए। आखिर क्यों? आज तो आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आज तो आपकी लड़ाई नहीं चल रही, कोई युद्ध नहीं चल रहा है। उस समय गुरुओं के समय में युद्ध चल रहा था, इसलिए वो मजबूरी थी संगत की और सबकी रक्षा के लिए हथियार उठाए गए थे। लेकिन आज क्यों? तो आप समझिए, अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उसमें गुरु हरगोविंद सिंह का गुरुता गद्दी दिवस मनाया गया। इस मौके पर जो चीजें कही जत्थेदार ने,
आप ये समझिए कि वो एक पूरा संदेश है सिख कौम के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी चीज भी कही कि नशे से दूर रहें, नशे जो है घर परिवार को तबाह कर रहे हैं, और गुरुबाणी की तरफ लोग जो है आगे हैं, गुरुओं को याद करें। उसके बाद में ये सारी चीजें जब आती हैं तो एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इस समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हो या कुछ और चीन की खुफिया एजेंसीज हो या दूसरे हो, वो सब मिलकर के यहां काम कर रहे हैं। और वो तमाम सारी जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो इसी तरह के लोगों को जिंदा करना चाहती हैं, वो आतंकवाद के जिन्न को जिंदा करना चाहते हैं। और इसके लिए खालिस्तानी संगठनों को हथियार, पैसा और सब कुछ जो है मदद की जा रही है विभिन्न संगठनों के द्वारा। आपको याद होगा कि अभी हाल ही के दिनों में पटियाला में जो है खालिस्तान समर्थकों और शिव सैनिकों के बीच में टकराव हुआ, और वहां खुल करके सरेआम खालिस्तान जिंदाबाद और सारे नारे लगे और सब कुछ हुआ, और पूरा उन्होंने तलवारें में निकाली, असलहे भी निकाले, और कई लोग घायल हुए, कई लोगों के हाथ कट गए, कुछ हो गया। तो इस तरह की स्थिति, पुलिस के लोग भी घायल हुए। तो ये हालत है। आपने एक और चीज देखी, धर्मशाला में जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है उसके गेट पर, जो मुख्य गेट पर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। आपने देखा होगा अभी करनाल में कुछ आतंकवादी पकड़े गए और उनसे कुछ असलहे भी बरामद हुए और तमाम गंभीर सूचनाएं मिली। इन सारी बातों से चिंता होती कि किस तरीके से आतंकवाद पनपाने का काम किया जा रहा है। उसके जस्ट पहले ही चुनाव के जस्ट पहले जो है लुधियाना में किस तरह से अदालत में बम ब्लास्ट किया गया और सारी चीजें। अभी अमृतसर में कुछ कट्टरपंथी पकड़े गए और उनसे पता चला कि वो पूरा तमाम जगह दहलाने की तैयारी थी। किस तरीके से अमेरिका में जो बैठ करके सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, वो लगातार गर्म ख्यालियों को हवा दे रहे हैं और युवाओं की फौज खड़ी कर रहे हैं कि कैसे आप सिख धर्म में आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप जाने क्या हो रहा है, और आपको जो है सारी चीजें करिए और यूं करिए। ऐसे सरकारी कार्यालयों में देश विरोधी नारे लिखे जा रहे हैं, बैनर टांगे जा रहे हैं, और ये स्थिति हो गई है क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में सरेआम इन खालिस्तान समर्थकों से, कट्टरपंथियों से मदद ली गई सरकार बनाने के लिए चुनाव में, आपको याद होगा। और इस पर तमाम सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं और वहां से फंडिंग हुई है और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक चिंताजनक है। और ये फंडिंग कैसे हुई है? तमाम सारे सरपंचों के खाते में पैसे आए विदेश से, यह कह के कि हाँ परिवार से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और इस इलाके में जो सिख बाहुल क्षेत्र है, वहां के बहुत सारे लोग अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जर्मनी में और दूसरे तमाम सारे, फ्रांस में, तमाम कंट्रीज में रहते हैं। तो आप ये समझिए, तो इस तरह से कोशिश हो रही है। और आपको याद होगा अभी हाल के दिनों में जो एक अदाकारा किसान आंदोलन के नेता दीप सिद्धू के अंतिम संस्कार में जिस तरह से युवाओं की फौज उमड़ी और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उससे चिंता का विषय पैदा हो गया है। भीड़ में जहां लोग दीप सिद्धू जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं खालिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे थे, और उसमें सारी चीजें सामने आई। इसके बावजूद ना तो राज्य सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, ना केंद्र सरकार कर रही है। इससे लगता है कि शायद कहीं मिलीभगत चल रही है। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से ये हो रहा है, और 19 फरवरी को पंजाब में रेल बंद का ऐलान किया गया, और उसके बाद में निश्चित रूप से उसी तरह से स्थितियां हुई और तमाम सारी हुई। और पंजाब के चुनाव में खालिस्तान समर्थक जो हैं उनको बड़ा सारा उनका बल मिला है, उन्होंने तमाम सारे अपने वोट डाइवर्ट किए हैं, आम आदमी पार्टी को भी उसके बड़े वोट गए हैं। तो ये सारी चीजें सामने हैं। इसके बाद में जो एजेंसियों से खुलासा ये हुआ है कि पंजाब में गर्म ख्याली युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिख फॉर जस्टिस के जरिए लगातार पंजाब में ऐसे मामले खड़े किए जा रहे हैं, और इसकी रिपोर्ट IB और पंजाब की खुफिया एजेंसी लगातार दे रही, बावजूद इसके ना NIA कुछ कर रही है ना कुछ कर रही। वो सब तो जाके छोटे छोटे उनको पकड़ करके अपनी वाहवाही करा लेते हैं। इसके बाद में खालिस्तानी संगठनों ने भी कहा है कि आप हथियार रखिए, पैसा और दूसरी चीजें किस तरीके से। तो वही चीजें आज यदि एक पवित्र स्थान से कही जाएंगी, वहां से इसका ऐलान किया जाएगा, तो ये निश्चित रूप से बड़ी चिंता के विषय है कि ये किस तरीके से और क्या है। सिख फॉर जस्टिस अमेरिका में के न्यूयॉर्क से अपनी पूरी आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है,
और ये चीज समझ लिए रेफरेंडम 2020 का नाम पर किस तरीके से क्या किया गया था और शांति भंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जब तिरंगे का अपमान हुआ और सारी चीजें हुई तो किस तरीके से उसको हैंडल किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि 2020 तो नहीं हो सका लेकिन 2022 जरूर हो गया कि पटियाला में खालिस्तान के नारे भी लगे और झंडे भी लहराए गए और सब कुछ हुआ। इसी तरीके से आप देखिए कि जिस तरीके से उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अमित शाह से मिले थे और उन्होंने इसकी रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि आप इस पर सख्त एक्शन लीजिए, लेकिन आज तक जो है केंद्र सरकार बिल्कुल शांत बैठी। पंजाब की घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, धनौला, राजपुरा में रेफरेंडम 2020 के पूरे होर्डिंग्स लगे थे और तमाम सारी चीजें, और उन्होंने तमाम नेताओं को धमकियां दी थी, दूसरों को दी थी। और आप ये समझिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, जगदीप सिंह हो, जगजीत सिंह हो और गुरप्रीत सिंह हो, हरपुनीत सिंह हो, इन सब के जो पूरे सब ये बिल्कुल एक्टिव हैं पूरी तरीके से। पुलिस ने इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिख फॉर जस्टिस ने लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में रेफरेंडम की रैली भी आयोजित की। आप ये समझिए, इसके बाद में 2 आतंकियों सुखराज सिंह और उर्फ राजू और मलकीत सिंह उर्फ नीतू को गिरफ्तार किया गया। तो इसके बारे में बहुत सारे खुलासे हुए और उसकी रिपोर्ट एनआईए के पास है, लेकिन इसके बावजूद कोई कुछ नहीं कह रहा। और आप ये समझिए, पन्नू का संबंध कश्मीरी आतंकी संगठन से भी है और उसने जो गुलाम नबी फाई के नाम से संगठन है और उस संगठन के जरिए ये लोग भी वो बना रहे हैं। और किस तरीके से अब ये तमाम जो आतंकी संगठन है उनके साथ एका करके सारी चीजें करने की कोशिश हो रही है। आपको इन सब पे देखना पड़ेगा और ये चिंताजनक। मलेरकोटला में ही हुआ था, आपको याद होगा कि डीसी दफ्तर के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया, उसके नारे लगाए गए। पंजाब जो मोगा है, मोगा में खालिस्तान समर्थक 3 बार खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर सरकारी कार्यालयों में घुस चुके हैं और दीवारों पर लिखा जा चुका है, झंडा फहराया जा चुका है। इस चीज को समझ लीजिए। अब क्या है, शांति साधे हुए आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही, कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उनका सहयोग लिया। जब चुनाव जीतने के लिए उनका सहयोग लेंगे तो आप कैसे बोल सकते हैं? आपको याद होगा मोहाली में अभी जो रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया जिस तरीके से, और उसमें भी तमाम सारे तथ्य सामने आए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए सारी चीजें ऑपरेट हो रही थी। और ये सब चीजें बहुत बेहद चिंताजनक है। इसके बाद में मुख्यमंत्री सिर्फ एक अफसोस जता करके शांत हो जाते हैं, क्योंकि सरकार तो असल में दिल्ली में बैठ के केजरीवाल चलाते हैं। मुख्यमंत्री तो कहने भर को एक चेहरा भर है और कुछ नहीं है, उस मुखौटे के अलावा उनकी कोई औकात नहीं है। तो ये जब स्थिति हो तो आप क्या कहेंगे? तो मुख्यमंत्री जत्थेदार साहब को भी बड़े इज्जत के साथ में समझाते हैं कि अकाल तख्त साहिब के माननीय जत्थेदार साहब, आपका हथियारों वाला बयान सुना और आप सरवत का भला मांगने वाली गुरबानी के घर घर पहुंचाने का संदेश दीजिए, ना कि हथियार रखने का। आप देखिए कितना समझा रहे हैं प्यार से। तो ये स्थितियां हैं। आप चीजों पर एक्शन लेने की बजाय आप दूसरी चीजें कर रहे हैं। तो ये समझिए कैसे आप लेंगे। और केंद्र सरकार जिसके अंडर में एनआईए है वो भी कुछ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो भी तो इसी दिशा में बढ़ रही है। आज हिंदू आतंकवाद पनपाया जा रहा है। आपने देखा अभी कर्नाटक में किस तरीके से हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी और सब कुछ किया जा रहा था। इसी तरीके से यूपी में हरदोई में इसी तरह की एक ट्रेनिंग चल रही थी और सारी चीजें हो रही थी। ऐसे ही तमाम सारी जगह पर है, कुछ जगह की सामने आ गई, कुछ जगह की नहीं आ गई। और सांप्रदायिक दंगों की एक श्रृंखला खड़ी हो गई है इस दौर में। लगातार सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश की जा रही है और कराए जा रहे हैं। करौली से लेकर के खरगोन तक और खरगोन से लेकर के और दूसरी जगह तक, पूरे जहां जहां पर भी है आग लगाने की कोशिश की जा रही है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है कि आप कौन कौन से आतंकवाद देखेंगे। सिख आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, क्या क्या और देखेंगे। इसके बाद में कोई और आ जाएंगे। जातिगत हमले हो रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से, और जातिगत संगठन बन करके तमाम सारे जातियों के संगठन बन के उग्र होकर के आज वो काम करने की स्थिति में आ गए, हिंसक हो रहे हैं। क्योंकि देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है,
गरीबी है, दूसरी ओर संकट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि खाली बैठे युवा और क्या करें, खाली दिमाग शैतान का घर। तो यही सब हो रहा है। और प्रधानमंत्री हमारे चुप्पी साधे हैं, दुनिया में जाके विश्व नेता, विश्व गुरु बनने के चक्कर में वो बस कुछ करने के बजाय, इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाने के बजाय अपने कार्यों में मस्त हैं, अपनी ब्रांडिंग में मस्त हैं। तो ये स्थिति है नरेंद्र मोदी। इन सब स्थितियों में चिंताजनक है। और उनके संगठन क्या कर रहे हैं, उनके तमाम सारे संगठन मिल करके जिस तरीके से कहीं मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कहीं कुतुब मीनार के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कहीं ताजमहल के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं और ढूंढ रहे हैं, कहीं कर्नाटक में इस तरह हो रहा है, मंगलोर में हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है। तो आप समझिए ये जो ड्रामे चल रहे हैं, मथुरा से लेकर के, काशी से लेकर के, अयोध्या से लेकर के, सारे जो ड्रामे चल रहे हैं, इन ड्रामों के बाद में आग को और भड़का दिया गया है। अब सबको समझ में आने लगा है कि ये सरकार जो है धार्मिक आतंकवाद के बूते खड़ी। और जब धार्मिक आतंकवाद के बूते खड़ी हो तो उस स्थिति में आपको चिंता करनी पड़ेगी। और ये आतंकवाद की आग किसी एक को नहीं जलाएगी, सबको जला देगी। सरकार यह नहीं सोच रही है। आपको याद होगा 2020 में फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना का संकट भारत की तरफ आ रहा है, भारत को सावधान हो जाना चाहिए। तब तक भारत में कोई केस नहीं था, लेकिन भारत के तमाम नेताओं, सरकारों और सबने मजाक उड़ाया, उस पर नहीं ध्यान दिया। अब राहुल गांधी ने बार बार चीन को लेकर के चिताया कि चीन किस तरीके से हमारे यहां वो कर रहा है, हमले की योजनाएं बना रहा है, क्या कर रहा है। इन सारी बातों को जब समझाया, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अंत में वही हुआ, चीन ने घुस करके हमारे यहाँ जो है 20 हमारे सैनिकों को मार डाला। उसके बाद में दूसरी चीजें, आज हमारे यहाँ 1000 किलोमीटर से अधिक की भूमि उसने कब्जा कर ली है। तो जब यह स्थिति हो, तमाम पुल बना लिए हैं, तमाम गांव बसा दिए हैं, तमाम सारी चीजें बॉर्डर पे कर लिए, हमारी जमीनों को कब्जा लिया है, रोड बना लिए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसने खड़ा कर लिया है और आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बारे में नहीं सोचना है। राहुल गांधी बोलेंगे तो आप उन पर वो करेंगे। महंगाई और दूसरे कारणों से जो उन्होंने सही कहा लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि देश जो है केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस एक माचिस की तीली लगाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। यह आज जत्थेदार का बयान इस बात का सबूत है। इसके अलावा हो रही रोज की सांप्रदायिक घटनाएं इसका सबूत कि आग लगाने के लिए बस एक चिंगारी काफी। बिल्कुल सही है, आपने यही कर दिया है देश को। आज एक और खतरा, कोरोना से हम किसी तरह अभी निपट भी नहीं पाए हैं। अभी जो मंकी पॉक्स का खतरा खड़ा हो गया, मंकी पॉक्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अभी एक केस जो है, सस्पेक्टेड केस जो है, मुंबई में भी आ गया। आज समझिए 2003 में यह अफ्रीका में पाया गया था पहली बार और बंदरों में पाया गया, और वहां से बढ़ते 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 आज पूरे आ गया। और इसके बढ़ने में जो एक सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो समलैंगिकों का माना जाता है कि समलैंगिकों के कारण इसका बढ़ोतरी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और हमारे यहां भी समलैंगिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम तमाम सारे केस देख रहे हैं, तमाम गे देख रहे हैं, तमाम दूसरे और देख रहे हैं। तो इस तरह के केसेस बढ़ने के कारण खतरा सबके लिए बढ़ गया। अभी लेटेस्ट है कि 15 दिनों में, सिर्फ 15 दिनों में 15 देशों में मंकी पॉक्स पहुंच गया है और बेल्जियम, ब्रिटेन और के सहित अब मुंबई पहुंच गया है। तो आप समझना पड़ेगा, अफ्रीका से निकला ये जो बीमारी है लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है और इसमें जितनी गंभीर स्थिति होती है वो सबके लिए चिंताजनक है। पूरे शरीर में दर्दनाक फोड़े आ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं पूरा शरीर, और ये बंदरों के से इंसानों में फैले और चिकन पॉक्स से भी जो होता था उससे भी बड़ा बिल्कुल विभत्स हो जाता है। आप देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। तो भगवान न करे आपको देखने की नौबत आए। और ये स्थिति है और भारत सरकार इस पर शांति बनाए हुए है, कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ छोटे छोटे से बस वो कह रहे हैं एक्सपर्ट्स देखेंगे। आप समझिए ये इसके लिए अभी से जरूरत है इसको लेकर के हमें तैयारी करने की। जो पंडित नेहरू ने पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि इस तरह की स्थितियां हो तो उनसे तुरंत निपटने की व्यवस्था कर ली जाए महामारियों से। लेकिन आपको तो पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को गाली देने के सिवा कुछ आता नहीं है। तो आप कम से कम उनके बनाए हुए संस्थानों का इस्तेमाल कर लीजिए। हालांकि आप उसे अभी बेचने की कोशिश कर रहे हैं,
तो आप समझ लीजिए कि ये स्थितियां हैं। अब दुनिया में मंकी पॉक्स जितनी तेजी से बढ़ रहा है वो हम सबके लिए चिंताजनक है। आप समझिए मंकी पॉक्स के केस जो है 21 दिनों का, यदि जो डाटा मौजूद है उसमें 21 दिनों क्वारंटाइन रहना पड़ता है, कंपलसरी है। और उसमें भी वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको लेके WHO ने बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि तमाम सारे देश खतरे में, और भारत तो बहुत ज्यादा खतरे में। भारत के लोग अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे तमाम सारे देशों में, और हमारा ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, हम भी जाते हैं वो भी आते हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा ये चिंता का विषय है। कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज जो पहुंच चुका है, आप समझिए। और ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रिया और जैसे देश जगहों पर, स्विट्जरलैंड, इन सब जगह जो है किस तरीके से मंकी पॉक्स लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और ये थोड़े से संपर्क में आ जाते हैं। तो आप समझिए, और इतनी बड़ी संख्या के बाद, और इसमें सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं को है, बच्चों को है। इसमें सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और महिलाएं होते हैं। कमजोर बच्चे, इम्यूनिटी वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। और हमारे देश के अंदर भारत सरकार का डाटा है कि हमारे यहां कम इम्यूनिटी वाले बच्चों की संख्या 70% से अधिक है। आप समझिए, ऐसी स्थिति में हमारे यहां महिलाएं और बच्चे, 70% बच्चे और महिलाएं खतरे में, सबसे ज्यादा खतरे में। इसके अलावा जो स्थितियां हैं, हमने देखा है कि कोविड में मरने वालों की संख्या जिस तरह भारत सरकार ने छिपाई, भारत सरकार ने जो बताई, उससे कई गुना ज्यादा है। और जो WHO का आंकड़ा आया उसके मुताबिक हमारे देश में 45 करोड़ से अधिक 45 लाख से अधिक लोग मर गए। आप समझिए ये स्थिति है, और भारत सरकार कहती है पौने 5 लाख मरे। तो आप समझिए ये है असलियत। सच को छिपाने और झूठ बोलने की आदत ने हमारे देश को बर्बादी में ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने उसको लेकर के चिंता जाहिर की कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदहाल कर दी गई है, लोगों के ज्ञान को कम किया जा रहा है, और किस तरीके से इस तरह से चीजें भड़काई जा रही है, सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं और दूसरी चीजें हो रही। आप ये समझिए ये बहुत ज्यादा चिंताजनक। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा, यदि मंकी पॉक्स का आप देखेंगे जो वायरल इन्फेक्शन, वो पहली बार 1958 में आया था, और उसके बाद 1970 में पहली बार ये इसकी संक्रमण इंसान में हुआ, और उसके बाद में धीरे 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 करके रुका रहा। पहले चूंकि अफ्रीका के ही कुछ इलाके में था, धीरे धीरे बढ़ते 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 संक्रमण के जरिए आता है, और इसका संक्रमण बहुत ज्यादा है। और इसका संक्रमण बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों से बहुत ज्यादा होता है, कुत्तों से होता है, और जो लोग पशुओं के साथ में सेक्स करते हैं उनको और ज्यादा होता है। और आप समझिए इसके अलावा इसमें जो हम जिस तरीके से क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बढ़ रहा है बाई सेक्सुअल लोगों की संख्या बढ़ रही, सब चीजें वो और ज्यादा खतरे में है। और इन सब में जिस तरह की स्थितियां, ये निश्चित रूप से चिंताजनक। इसके साथ साथ एक और चीज बढ़ रही है कि हमारे देश का हर चौथा बच्चा जो है एंजाइटी का जो है मरीज हो रहा है। और ये कोविड के बाद में ये एक बीमारी आई, और इसको लेकर के बाकायदे अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की बाकायदे रिपोर्ट है 2021 की, कि क्या हर पांचवा, मतलब 4 के बाद जो 5वां बच्चा है वो एंजाइटी का शिकार हो रहा है। और उससे स्थिति ये है कि वो मानसिक रूप से विकृत हो रहा है, और इन सब बातों को समझना पड़ेगा। इसलिए हमें बच्चों को कैसे वो करना है और उसके बारे में सोचने की जरूरत है। इन सब विषयों पर हम काम करने के बजाय हम तो सांप्रदायिकता फैलाने में जुटे हुए हैं, हम जातिगत वो नफरत फैलाने में जुटे हुए हैं, हम दंगे कराने में जुटे हुए हैं, हम मंदिर मस्जिद और उसकी वो मूर्तियां और जाने क्या क्या उसके अवशेष खोजने में जुटे हुए हैं, हम जो है हथियारों को जमा करने की बात करते हैं, हम आतंकवाद को समर्थन करते हैं, हम हथियारों की ट्रेनिंग की बात करते हैं। जब इस पे हम अपना पूरा फोकस कर रहे हैं, हम देश के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए फोकस नहीं कर रहे। यदि यही हाल रहा तो अभी तो भारत विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बना है, सबसे बड़ा भूखमरा देश बना है। 80 करोड़ भूखमरे हैं जो 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं, 90 करोड़ बेरोजगार हैं, वो स्थिति है। और स्थिति यह है कि गरीबी रेखा में लगातार हम नीचे जा रहे हैं, और चंद
3% अमीर ही सिर्फ अमीर हो रहे हैं, और उसमें भी हम दो, हमारे दो वाले तो दिन दूना रात चौगुना अमीर हो रहे हैं, लेकिन शेष पूरा 97% देश बदहाली में जा रहा है, उसके पास पैसा नहीं। तो आप समझिए इतनी बुरी स्थिति हो, ऐसे में अब ये बीमारियों का घर जो लगातार भारत में एंट्री कर रहा है, ये चिंताजनक है कि अब इसके बाद देश बीमारों का देश भी होगा, आतंकवादियों का देश होगा, बलात्कारियों का देश होगा, और इसी तौर पे अब पहचान होगी। अब ये गांधी नेहरू के देश की तरह नहीं होगी यदि हमने इसे वक्त रहते ध्यान नहीं दिया। बहुत अधिक चिंता का विषय है। चलिए इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों को सच बताइए। सच आना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस नफरत के दौर में सच नहीं आया तो हम सब कुछ खो देंगे। बड़ी मुश्किलों से हमें यह आजादी मिली थी, तो इसलिए अधिक से अधिक सच को प्रसारित कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, जिससे हमारा कार्यक्रम आए तो आप उसको देख सकें, और उसके बाद अपने लोगों से कहिए कि सच जानने के लिए द प्रिंसिपल पर आए। तो इस बात को ये हमसे कहीं तथ्यात्मक गलती हुई हो तो जरूर बताएं, इनबॉक्स करें, हम उसे सुधारेंगे और भविष्य में गलती ना हो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।